ठीक है। एक डिपार्टमेंट है राजस्थान के अंदर, उस डिपार्टमेंट का नाम है DOITC। DOITC, ये DOITC क्या है? ये राजस्थान के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसकी फुल फॉर्म है डी से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये राजस्थान के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। ये जितना भी संचार है, नेट हो गया, कोई ऑनलाइन पोर्टल हो गया, कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, ये जितना भी डिजिटलीकरण हुआ है जो आपके क्षेत्र में, वो सारा का सारा किया किसने? DOIT से। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान ने कौन कौन सी ऐसे काम किए, कौन कौन सी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से राजस्थान संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ा। और ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, उसके सेंट्रल लेवल पर अगर जो मंत्रालय है, उसके मंत्री है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अभी एक विश्व की टॉप मैगजीन है, उस टॉप मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की और उसमें इस मंत्री को स्थान दिया। नाम है अश्विनी वैष्णव, पाली के रहने वाले हैं, लेकिन सेंट्रल में मिनिस्टर है। तो ये अश्विनी वैष्णव ध्यान रखेगा, मूलतः राजस्थान के। एक ऐसे कैसी बात एक चर्चा में और है आज, हाँ, RBI का नाम जानते हो आप लोग? RBI होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी आज 26वें गवर्नर बने, 26वें गवर्नर। पहले थे शक्तिकांत दास 25वें, और अब 26वें गवर्नर बने, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा वैसे तो महत्वपूर्ण, देखो अगर आप IAS RS की तैयारी कर रहे हो तो आपको भारत और राजस्थान साथ लेकर चलना ही है, लेकिन चूंकि ये बीकानेर के व्यक्ति हैं और राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, तो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको पूछेंगे कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बना है, आंसर क्या आएगा? संजय। पेपर को थोड़ा सा टफ और करने के लिए क्या दे सकता है? राजस्थान के 25वें गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन देगा संजय मल्होत्रा, B ऑप्शन देगा शक्तिकांत दास, C ऑप्शन देगा उर्जित पटेल, और D और कुछ और दे देगा। अपन को क्या लगेगा? RBI की नई नियुक्ति किसकी हुई है? संजय मल्होत्रा की। तो अपन टिक किस पे करेंगे? संजय मल्होत्रा। लेकिन ये कौन सा नंबर के? आपको पूछा कौन सा है? 25वें। तो 25वें का आंसर क्या आएगा? शक्तिकांत दास। ठीक है। ये कुछ है ना, राजस्थान के व्यक्ति नेशनल लेवल पर चर्चा में। जैसे एक मैंने आपको नाम और बताया था, अरविंद पनगड़िया बताया था ना। ये अरविंद पनगड़िया जयपुर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन किसके अध्यक्ष है? केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्र में भी कौन से नंबर का? 16वां। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा राजस्थान के जितने भी व्यक्ति हैं। चलो अब मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। राजस्थान बहुत सारे काम करता है। चलो मैं आपके लेवल से काम शुरू करता हूं। एक काम जो आप लोगों ने सुना होगा और बहुत बार समझा होगा, वह है SSO। सुना है? SSO मतलब सिंगल साइन ऑन। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। इसका मतलब पता है सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या हुआ? सिंगल साइन ऑन, सिंगल मतलब एक, साइन ऑन का मतलब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की आईडी लॉगिन करते हो, उसको साइन इन बोलते हैं। आप एक बार साइन ऑन करो, इस SSO पर जाओ, एक बार अपना यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और साइन ऑन करो। आपको जितने काम करने हैं, आप सारे के सारे काम कर सकते हो SSO पर। सुनो, सारे काम मतलब आपको कोई फॉर्म निकला रिक्रूटमेंट का, आपको कोई फॉर्म भरना है, आप कहाँ भर सकते हो? SSO पर। आपको लाइट का बिल जमा करवाना है, पानी का बिल जमा किस पे करवा सकते हो? SSO पर। आपको पानी का बिल जमा कराना है, जमा करवा सकते हो SSO पर। या आप कोई सरकारी कर्मचारी हो,
सरकारी कर्मचारी हो तो सरकारी कर्मचारी को बहुत सारी छुट्टियां मिलती है, CL है, PL है। आपको आवेदन करना है छुट्टी के लिए अपने अधिकारी को, तो आप आवेदन किस पे करोगे? SSO पर। आजकल क्या हो गया कि पहले फाइलें क्या होती थी कि मैंने पेपर निकाला प्रिंट, उसके पास मैं अधिकारी के पास जाता था फाइल लेकर कि साहब इस पर साइन करना है। अधिकारी अपने आप में बिजी होते थे, बहुत सारे काम होते अधिकारी को, कभी कौन सी मीटिंग, कभी कौन सी मीटिंग, तो उसके पास फाइल रखते थे। वो फाइल पड़ी रहती 3, 4, 5 दिन, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आता तो अधिकारी बोलता कि फाइल कहाँ है, तो अपन बोलते कि फाइल आपके टेबल पे, तो कि तुमको मुझसे करवानी चाहिए, तो कि सर आपके टेबल पे रख दी, अब करने किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। तो ऐसे क्या होता है कि जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती कि किसने कोई काम किया, किसने कोई काम नहीं किया। अब फाइल मेरे पास आ गई, मैं 20 दिन अपने पास लेकर बैठा हूँ, कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो इसमें क्या होता है कि फाइलों में बहुत देरी हो जाती है। कोई काम अगर महीने भर के अंदर होना था, वह महीना भर छोड़ छोड़ के 3-3, 4-4 महीने डिले हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया, एक पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिया, उसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ई-फाइल। क्या बोलते हैं? ई-फाइल। ई-फाइल में क्या होता है? ई-फाइल में कोई फाइल है, मैंने मैंने अपने उच्च अधिकारी को भेज दी, उच्च अधिकारी को चली गई। अब कार्रवाई करे नहीं करे, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? उसकी। कल उसने काम करके फाइल के ऊपर साइन करके मेरे को वापस भेज दी, अब वो किसके खाते में बोल रही है? मेरे खाते में। मैं अगर उस फाइल को डिस्पोज नहीं करूंगा या पूरी नहीं करूंगा, तब तक वो पेंडिंग किसके अंदर से होगी? मेरे। इससे पता चलता है कि कौन सा कर्मचारी, कौन सा अधिकारी काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, काफी बार क्या होता है कि कई मीटिंगों में अपन को बाहर जाना पड़ता है। अब जब बाहर गए तो फाइलें तो टेबल पे पड़ी, अपन बाहर, तो ई फाइलिंग क्या होती है, आप लोग फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फोन के माध्यम से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फाइल आई है, तो ट्रैवलिंग करते करते फाइल को देखा, फाइल पे साइन करना है साइन कर लिए, साइन नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा कर मैंने वापस फाइल भिजवा दी। तो इस तरह का पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। आजकल सरकारी कर्मचारी और सरकारी कार्यालयों के अंदर जो पहले आप लोग देखे थे पेड के अंदर पन्ने बंधे रहते थे, पैड चलते थे, वो सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया, और ये सारा का सारा सिस्टम क्या कर दिया? ई फाइल। आपको पूछ सकता है राजस्थान का वह एकमात्र कलेक्ट्रेट कौन सा है जो पूरी तरह 100% ई फाइलिंग हो गया? पूरे राजस्थान का एकमात्र कलेक्ट्रेट है जयपुर कलेक्ट्रेट, जहां पर एक भी फाइल हार्ड फाइल नहीं है, सारी की सारी फाइलें कैसे चलती है? ई फाइल। अभी ई फाइल का भी ऑप्शन किसके अंदर है? एसएसओ के। किसके अंदर है? एसएसओ। तो मतलब नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन। आप एक बार साइन इन करो, आपको सारे के सारे काम हाथों हाथ मिलेंगे। एक बार आपको जाओगे तो आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग पोर्टल खुले होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी खोल के। ठीक है, ये एसएसओ है जो पहली काम था जो किसने किया? DOITC ने। दूसरा काम मैं आपको बताता हूं। दूसरा काम आता है, वो आता है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड सुना है सब लोगों ने? जन आधार कार्ड क्या होता है? देखा भी होगा, आपके घर पे सबका होगा। देखो, जन आधार कार्ड क्या होता है? एक तरह का पहचान प्रमाण पत्र है। इसके अंदर ये एक पारिवारिक पहचान कार्ड है, मतलब परिवार के अंदर अगर 10 सदस्य है तो 10 का वर्णन इस आधार कार्ड के ऊपर होता है। ठीक है, ये मुख्यतः राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। पहले आपको पता होगा जब वसुंधरा राज्य की सरकार थी तब एक कार्ड चलता था, उस कार्ड का नाम था भामाशाह कार्ड। ठीक है, वसुंधरा राज्य के समय अशोक गहलोत की सरकार है तब उन्होंने इसको चेंज किया जन आधार कार्ड। ठीक है, अब वर्तमान में कौन से कार्ड चल रहे हैं? जन आधार। देखो, जन आधार कार्ड के अंदर क्या होता है कि जो मुखिया होती है ना, मुखिया परिवार की, वह मुखिया होगी महिला, लेकिन ये महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए उसको अपन मुखिया बनाते हैं परिवार का। और परिवार का मुखिया बना के उसके साथ साथ में जो सदस्य है उन सब का मिलाकर अपन एक परिवार पहचान संख्या जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? परिवार पहचान संख्या। ये परिवार पहचान संख्या कितने अंकों की होगी? 10। जैसे आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। वैसे के वैसे इस परिवार पहचान संख्या में कितने अंक होंगे? 10। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका उपयोग कहां होगा।
आप सब लोगों ने एक कार्ड का नाम सुना होगा, उसका नाम है आयुष्मान कार्ड। सुना है? उसके तहत अपन को ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। आयुष्मान कार्ड नहीं सुना तो एक कार्ड और बताता हूँ, आरजीएचएस कार्ड, चिरंजीवी कार्ड। सुना है? आरजीएचएस कार्ड, जिसके पिताजी या माताजी कोई सरकारी नौकरी के अंदर होंगे तो उनको क्या होता है, आरजीएचएस कार्ड मिलता है। ठीक है। अब आरजीएचएस कार्ड के अंदर है ना, अब मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे साथ मेरे माता पिता, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी जुड़े हुए हैं। तो अब कल मेरी पत्नी के कोई टैबलेट लेने की आवश्यकता पड़ी तो पता क्या चलेगा कि ये किस आधार कार्ड के साथ संलग्न है। तो उसकी वजह से काम आता है ये परिवार पहचान संख्या। वो क्या करेगा, आपको जहां पर जाओगे मेडिकल स्टोर पर, वो आपका परिवार पहचान संख्या एंटर करेगा। एंटर करते ही मेरे परिवार की जितनी भी डिटेल है वो सारी के सारी उसके सामने, वो देख लेगा कि भाई इसकी पत्नी ये है और ये आरजीएचएस कार्ड के अंदर एनरोल है, तो आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, अपन ऐसी बात करते हैं कि आप एक साल के अंदर 20,000 तक की फ्री में दवाइयां उठा सकते हो, है ना। तो 20,000 लिमिट कब पूरी होगी, ये सारी की सारी डिटेल इसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब अगर इस परिवार पहचान संख्या के अंदर जितने सदस्य आपके ऐड है, वो सारे के सारे सदस्य आपके आरजीएचएस के तहत फायदा ले सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई सदस्य ऐड नहीं है तो वो आपके आरजीएचएस के तहत फायदा नहीं ले सकते। तो ये परिवार पहचान संख्या है। इसके अलावा परिवार पहचान संख्या मुख्य होगी महिला, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18+। अगर कोई ऐसा परिवार है जहां महिला ही नहीं है, ब्याह हुआ ही नहीं, बांटा रह गया, अब हो सकता है भाई कई ऐसा परिवार है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर लिंगानुपात 928 है, तो कहीं ना कहीं 72 तो ऐसे होंगे जो कुंवारे रहेंगे। तो अब शादी नहीं हुई तो क्या करें, महिला तो है नहीं घर में, तो महिला नहीं होगी, उस स्थिति में पुरुष को ही अपन क्या कर देंगे, महिला, और इसकी उम्र 21+ होनी चाहिए। ठीक है। परिवार पहचान संख्या, अब इस महिला के परिवार में जितने सदस्य होंगे ना, उन सभी सदस्यों को एक पहचान पत्र और एक पहचान संख्या और मिलेगी, और उसका नाम है व्यक्तिगत पहचान संख्या। क्या नाम है, व्यक्तिगत पहचान संख्या। और ये व्यक्तिगत पहचान संख्या कितने अंकों की है, 11 अंकों की। ये दोनों ध्यान रखना, परिवार है 10 अंकों का और व्यक्तिगत है 11 अंकों का। ठीक है। अगली बात देखो, अगर मैं पूछूं इस जन आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई, तो इस जन आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी, एक तारीख आपको ध्यान रखनी है, 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर बहुत बार महत्वपूर्ण बताई। सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, 18 दिसंबर 2000 आई थी ना, जिसके तहत अपन ने लक्ष्य रखा था 2024-25 तक 30,000 मेगावाट। बहुत बढ़िया। और एक योजना के अंदर अपन लक्ष्य रखा था 90,000 मेगावाट। वो कौन सी योजना थी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। वो कब आई थी, 6 अक्टूबर 2023। ठीक है। चलो, तो ये कब लॉन्च हुआ, 18 दिसंबर 2019। ठीक है। फिर अगर बात करूं कि इस योजना का क्रियान्वयन करेगा कौन, जैसे कहीं ना कहीं इस योजना को शुरू करने वाला कोई ना कोई इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो देखो, अगर इसकी नोडल एजेंसी की बात करूं तो उपखंड लेवल है, तो वहां पर तो कौन होगा, उपखंड अधिकारी, मतलब जिसको आप लोग एसडीएम बोलते हो, वह उपखंड लेवल पर इसका अधिकारी है, एसडीएम। फिर अगर जिला लेवल पर बात करूंगा तो जिला लेवल पर कौन होगा, जिला कलेक्टर, ये जिला लेवल पर हो जाएगा। फिर अगर आप राज्य स्तर पे बात करोगे ना, ये सवाल बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है कि जन आधार कार्ड की राज्य स्तरीय एजेंसी कौन सी है। तो अगर राज्य स्तर पे बात करोगे ना, तो इसका एक विभाग है, वह है आयोजना विभाग। कौन सा विभाग है, आयोजना विभाग। ये आयोजना विभाग आपके कहां पर, राज्य स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी है। जिले पर कौन है, जिला कलेक्टर। देखो, जिला कलेक्टर अलग अलग रूपों में काम करता है, मैंने आपको पहले भी बोला। अगर जिला कलेक्टर जिले में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करेगा तो वो है कलेक्टर, कलेक्ट करना। अगर वह दंड देने का काम करेगा तो वो है मजिस्ट्रेट। अगर वह जनगणना करवाने का काम करेगा तो वह है जिला जनगणना अधिकारी। अगर वह चुनाव करवाएगा तो है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। अगर वह जनगणना, अगर वह कोई और सांख्यिकी का काम करेगा तो वह जिला सांख्यिकी अधिकारी। अगर वह बाढ़ आने पर कोई काम करेगा तो वह जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी। तो वो अलग अलग रूपों में एक ही व्यक्ति कार्य करता है।
तो ये अगर मैं बात करूं जन आधार के मामले में, तो राज्य स्तर पर कौन सी संस्था है? आयोजना विभाग। जिला लेवल पर जिला कलेक्टर, उपखंड लेवल पर उपखंड अधिकारी। बात समझ में आ गई? ये कौन सी योजना बताई मैंने आपको? जन आधार कार्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक तो बताया मैंने आपको एसएसओ, दूसरा बताया मैंने आपको जन आधार कार्ड, तीसरा और समझ लो। तीसरा और क्या काम कर सकता है ये डीओआईटीसी डिपार्टमेंट? तो तीसरे में आ जाएगा जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल इसको लॉन्च किया सरकार ने, जन सूचना पोर्टल। आप लोगों ने आरटीई सुना है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? 1 अप्रैल 2010। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा आरटीई जब आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 पढ़ना है, पढ़ा दिया होगा। आर्टिकल 21A और 51A, 21A के तहत तो आपको मौलिक अधिकार दिया और 51A के तहत आपको मौलिक कर्तव्य दिया। ये तो आरटीई है। एक होता आरटीआई, बताओ। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सूचना। आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखो काफी बार क्या होता है कि आप कोई फॉर्म भरते हो ना, मैं हमेशा बोलता हूं पशु परिचय के कितने फॉर्म भरे गए? 17 लाख। अब 17 लाख मेरे को कोई यूं रात को देवता दर्शन देके थोड़ी बोला। वो फॉर्म किसके पास भरे गए? सरकार के पास। पता कैसे चलता है ये 17 लाख फॉर्म भरे गए? तो कोई ना कोई क्या होता है कि एक्टिविस्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं कार्यकर्ता, वो सरकार के पास सूचना डालता है आरटीआई कि पशु परिचर के तहत कितने फॉर्म भरे गए हैं। सरकार उसको सूचना देगी कि 17 लाख फॉर्म भरे गए, तो पता चलता है कि कितने फॉर्म भरे गए? 17 लाख। ऐसी कोई भी सूचना हो, कोई योजना के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, किसी के अंदर कहां पर कौन सा काम हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो इन सब की सूचना ये आरटीआई के तहत मिलती है। किसके तहत मिलती है? आरटीआई। अब आरटीआई के तहत एक तो होता है सूचना मांगना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक योजना चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत बाड़मेर जिले में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे उसका एक डेटा चाहिए। तो मैं क्या लगाऊंगा? आरटीआई। आरटीआई ऑनलाइन लगती है और इसको डील करने वाला एक आयोग है, उस आयोग का नाम है राज्य सूचना आयोग। क्या नाम है? राज्य सूचना आयोग। ये आयोग आप लोग पढ़ोगे बाद में, जब संविधान पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक टॉपिक आता है विभिन्न आयोग। राज्य सूचना आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, तो एक ऐसा कैसा आयोग है राज्य सूचना आयोग। ये डील करता है पूरी की पूरी। 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी अनिवार्य है। अगर 30 दिन के अंदर आप सूचना नहीं देते हो तो आपकी कंप्लेंट उच्च अधिकारी के पास हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ये सूचना मांगी कि बाड़मेर जिले में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कितने लाभान्वित हुए। एक तो होता सूचना मांगना, और एक सरकार ने क्या किया, ये पोर्टल बना दिया जन सूचना पोर्टल। इस पे सरकार सारी की सारी सूचना क्या करती है? अपलोड कर देती है। पहले मांगे बिना ही सारी की सारी सूचना आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इस पोर्टल का नाम क्या है? जन सूचना पोर्टल। बात समझ में आ गई? कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना के तहत कितना व्यय हुआ है, कहां पर कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको इस पोर्टल पर उपलब्ध है। इस पोर्टल का नाम है जन सूचना पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? आरटीआई। तो देखो डीओआईटीसी लगभग सारा यही काम करता है। पोर्टल का कोई काम हो गया, कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी हो गई, ये सारा का सारा काम राजस्थान में कौन सा विभाग करेगा? डीओआईटीसी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो अब एक बार लिखो 2-3 बातें। सबसे पहले हेडिंग डालो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। उसमें पहली बात लिखो जन सूचना
पोर्टल। ये जन सूचना पोर्टल मैंने अभी आपको बताया। जन सूचना पोर्टल, इसमें लिखो आरटीई 2005। आरटीई देखो ध्यान से सुनो, पहले यहां पर देखो एक बार वापस। एक तो था आरटीई और एक है आरटीआई। आरटीआई आया 2005 में और आरटीई आया 2009 में। कब आया? 2009। आरटीई 2009 में आया, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, और ये आरटीआई 2005 में आया। तो इस पोर्टल को आरटीआई 2005 के अनुसार विकसित किया गया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोई भी सूचना चाहिए तो वह सूचना उपलब्ध करवाएगी सरकार। किस पोर्टल पर करवाएगी? जन सूचना पोर्टल। तो एक तरह का पोर्टल है जिसको डेवलप किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। राजस्थान में इसका मंत्री कौन है? राजस्थान में इसका मंत्री कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग का राजस्थान में मंत्री कौन है? मंत्री ध्यान रखना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान में देखो खेल मामलों के मंत्री है, युवा और कौशल मामलों के मंत्री। कौशल याद करो, संकल्प, राजक्वेक, सक्षम, समर्थ, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना, याद आ रही है? भोर, वो सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है उसके भी मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह। और इसके भी मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह। ठीक है, लिखो पहला जन सूचना पोर्टल। आठ के 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित। ये लिखो, यहां तक 4 बातें हैं, वो 4 बातें लिखनी है आपको। आरटीआई 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित। योजनाओं की जानकारी सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने हेतु। समझ में आ गया जन सूचना पोर्टल क्या होता है? कि आरटीआई के तहत जो आप सूचनाएं मांगते हो तो वह सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य एक पोर्टल पर किया जाता है। उस पोर्टल का नाम क्या है? जन सूचना पोर्टल। अब देखो पेपर में ना ये इस तरह से सवाल नहीं आएगा। पेपर में देखो सवाल किस तरह से आएगा, मैं प्री के अंदर जो सवाल आता है ना उसको बोल के बता रहा हूँ। सवाल आ सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनता को पारदर्शी व सुलभ तरीके से सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किए गए पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शन क्या देगा? जन सूचना पोर्टल, दूसरा देगा राजस्थान संपर्क पोर्टल, तीसरा देगा एसएसओ और चौथा देगा राजस्थान पर्यटन एप्लीकेशन। आंसर क्या आएगा? राजस्थान जन सूचना पोर्टल। बात समझ में आ गई? दूसरा सवाल पैटर्न अगर मेंस के अंदर पूछे तो मेंस के अंदर इस तरह से पूछ सकता है कि एक आपका राज्य जो सूचना आयोग है ना वह संविधान के अंदर है। आपको पेपर में ये देगा
कि सूचना के अधिकार के तहत जनता को सुलभ व पारदर्शी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कदम या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। तब आपको लिखना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने जो आरटीआई 2005 है उसकी धारा 4 के तहत जनता को सुगम व पारदर्शी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल का विकास किया। उस पोर्टल का नाम है जन सूचना पोर्टल, और इस पोर्टल पर 117 विभागों की 344 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आपको आंसर देना है। इतनी सारी योजना चलती है क्योंकि अपन के राजस्थान के अंदर योजनाएं तो बहुत है लेकिन जागरूकता बहुत कम है। अब जैसे बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता पता सबको है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसको अप्लाई कैसे करें, किस तरह प्रोसेस करें, और प्रोसेस नहीं करते तो आधे से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते ही नहीं है। कुछ एक बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, उसमें से भी कुछ एक बच्चों को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपन के यहाँ पर जागरूकता नहीं है। इतनी सारी योजनाएं चलती है, इन योजनाओं का फायदा उठाने वाले मात्र 2 से 3% लोग ही हैं। तो इस वजह से अपन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, अगला है यूआईडी आधार। ठीक है, सुनो, आधार तो सब लोग जानते हो, आधार सबके पास बना हुआ है। आधार किसका प्रमाण है? आपके भारत के नागरिक होने का या आपका पहचान पत्र है? भारत के नागरिक होने का प्रमाण आधार कार्ड नहीं है। मैं कहीं ऐसे विदेशों को भी जानता हूं आज की तारीख में जो कहीं दूसरे देशों से आए हुए हैं लेकिन उनके पास भी उनका आधार कार्ड है। वो आधार कार्ड इसलिए है क्योंकि वो भारत में कई समय से रह रहे हैं, तो उनका एक पहचान पत्र है। तो ध्यान रखना, यूआईडी आधार सिर्फ आपका एक पहचान पत्र है। जिस तरह से आप लोग एग्जाम हॉल में एंट्री करते हो ना, तो आप लोग क्या दिखाते हो? आधार कार्ड दिखाते हो ना, तो वो बस आपका आधार कार्ड को जिसने डेवलप किया है ना उस संस्था का नाम है यूआईडीएआई। क्या नाम है? यूआईडीएआई। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का है या राजस्थान का है? भारत सरकार का। तो आधार कार्ड भारत के नागरिकों का सबका होगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? यूआईडीआई। ये भारत सरकार की संस्था है, लेकिन राजस्थान में इस आधार कार्ड का जो संचालन है वह किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। बात समझ में आ गई? कितने नंबर का होता है? 12 नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 3 बातें लिखी हुई है। पहला, भारत के सभी निवासियों को जनसंख्या की एवं बायोमेट्रिक पहचान पत्र प्रदान करने। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? थंब होता है, उस पर होता है ना, इसमें थंब भी होता है और आंखों को स्कैन करते हैं, तो ये हो गया आपके बायोमेट्रिक। कितने अंकों का है और कितनी जनसंख्या को जारी किया गया है? 8 करोड़। वैसे 2011 की जनगणना देखोगे ना, तो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,00,000। ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। कितनी है? 6 करोड़ 2011 में। लेकिन जारी कितनों को हो गया? तो 2011 से लेकर 2024 तक 13 साल हो गए। तो इस 13 साल में जनसंख्या बढ़ी है। तो इस आधार पर अभी तक कितनी जनसंख्या को जारी हो चुका है? 8 करोड़ को। कौन सा कार्ड है? यूआईडी आधार। बात समझ में आ गई? ये व्यक्तिगत होता है कि परिवार का होता है? व्यक्तिगत। सबका व्यक्तिगत होगा। नाम लिखा होता है, पिता का नाम लिखा होता है, जन्म तिथि लिखी होती है, पीछे की तरफ आपके एड्रेस लिखा होता है। तो ये है आपका यूआईडी आधार। इसका संचालन कौन करेगा? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। लिखो इसमें यूआईडी आधार। 3 बातें लिखो, फिर चौथी बात मैं बोल के लिखवा दूंगा।
लिखो एक लास्ट लाइन इसमें और लिखिए कि भारत में आधार कार्ड के लिए नोडल एजेंसी, भारत में आधार कार्ड के लिए नोडल एजेंसी, भारत में आधार कार्ड के लिए नोडल एजेंसी UIDAI, और इसकी फुल फॉर्म लिखना यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में आधार कार्ड के लिए नोडल एजेंसी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी फुल फॉर्म लिखना भारत में आधार कार्ड के लिए नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी ऐसा लिखते हो नोडल एजेंसी, UIDAI, इसकी फुल फॉर्म लिख देना यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आ गई? ये हो गया आपका आधार कार्ड। अब देखो एक पोर्टल मैंने आपको बताया जन सूचना पोर्टल। इस जन सूचना पोर्टल पर क्या होगा कि आपको कोई सूचना चाहिए तो आप लोग जा सकते हो, आपको सूचना मिल जाएगी। एक आता है कि देखो अगर अपन को कोई शिकायत है या आपने बेरोजगारी भत्ता भरा, बेरोजगारी भत्ता क्लियर करने के लिए संबंधित बाबू है वो आपसे 1500 रुपये मांग रहा है ना, या फिर आप लोगों के घर पे पानी की समस्या है, आज महीना भर हो गया पानी नहीं आ रहा है, या फिर लाइट की समस्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सरकार ने घर पे बैठे बैठे आपकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पोर्टल बनाया। उस पोर्टल का नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्या नाम बनाया? राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल पे क्या होता है कि आपको अगर कोई भी राजतंत्र से शिकायत है तो आप लोग घर पे बैठे बैठे अपनी SSO ID से शिकायत दर्ज करवा सकते हो, और ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर इस शिकायत का निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, पोर्टल, जो किसके अंदर संचालित होगा? SSO के अंदर। तो तभी SSO का नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन। आप SSO चालू करोगे उसके अंदर जन सूचना पोर्टल भी आ जाएगा, उसी के अंदर आपको ये पोर्टल भी मिल जाएगा जिसका नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। बात समझ में आ रही है? तो लिखो अगला राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। पहला लिखो यह केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है, केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच। केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है, और इसके लिए जो टोल फ्री नंबर रखे हैं वो कितने रखे हैं? 181। ये भी ध्यान रखना, अगर आप फोन पर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक नंबर लगाना पड़ेगा, वह नंबर है 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181। हो गया? चलो अब अगली बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि आजकल जितने काम हैं वह सारे के सारे किसके माध्यम से हो रहे हैं? इंटरनेट हो रहे हैं। जैसे पहले हार्ड फाइल चलती थी, लेकिन अब आजकल ई फाइलिंग का सिस्टम हो गया। अब ई फाइलिंग का सिस्टम हो गया, सारा का सारा अब और आजकल ऑनलाइन हो गया। तो जब ऑनलाइन हुआ है तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? नेट की। इंटरनेट चाहिए। बिना इंटरनेट आप लोग ई फाइलिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इस वजह से सरकार ने एक सिस्टम लॉन्च किया, फाइबर टू होम। फाइबर टू होम, फाइबर केबल देखिए आप लोगों ने, आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का, सुना है? ऑप्टिकल फाइबर, हाँ, एक सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सुना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये फाइबर टू होम है ना, ये किसके लिए शुरू किया? ये शुरू किया राजस्थान की ग्राम पंचायतों में, इसके अलावा ग्रामीण राज्य के कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और अपन ने किसके साथ समझौता किया? BSNL।
मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, ये बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और उद्देश्य क्या है अपन का, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी कार्यालय, जो ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहां पर इंटरनेट की सुविधा देनी, ये अपन का है फाइबर टू होम। बात समझ में आई। और एक GWMS, ये GWMS एक पोर्टल है। आप लोगों ने एक विभाग का नाम सुना होगा, PWD, सुना है? PWD की फुल फॉर्म क्या होती है? लोक निर्माण विभाग। PWD एक विभाग है। आप लोग यहां से बाहर निकलते हो ना, तो ये डाक बंगला आता है, देखा डाक बंगला? तो ये डाक बंगला किसका? सार्वजनिक निर्माण विभाग। P मतलब पब्लिक, W मतलब वर्क्स, और D मतलब डिपार्टमेंट। इस जिले के अंदर जितना भी निर्माण कार्य है, कोई सरकारी भवन बनाना है, कोई सड़कें बनानी है, कोई अन्य काम करना है, डेवलपमेंट का कार्य करना है, तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? PWD। तो PWD जितने कार्य संचालित कर रहा है ना, उस पर निगरानी रखने के लिए अपन ने एक पोर्टल बनाया। इस पोर्टल का नाम क्या है? GWMS। अब देखो सवाल मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आएगा। GWMS राजस्थान के किस विभाग द्वारा संचालित कार्यों की निगरानी रखेगा? ऑप्शन देगा सार्वजनिक निर्माण विभाग, दूसरा देगा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, तीसरा देगा शिक्षा विभाग, और चौथा देगा सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग। आंसर क्या आएगा? PWD। देखो PWD के जितने भी सिविल कार्य है, उनकी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग को ऑनलाइन करने के लिए अपन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? GWMS। समझ में आ गई बात? ये सारे के सारे पोर्टल ये जो आप लोगों को ध्यान रखना है, लिखो फाइबर टू होम। इस पे लिखना BSNL के साथ समझौता किया, BSNL के साथ समझौता किया। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में प्रति FTTH, ये FTTH इकाई होती है, कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। इसमें GWMS की फुल फॉर्म भी लिख लो, ये कई बार हो सकता है पूछ ले। लिख दिया, आगे चलो।
चलो अब अगला बात करेंगे अपन राजस्थान जन आधार योजना। सुनना अब, राजस्थान जन आधार योजना, ये मेंस के अंदर है ना, सीधा सीधा सवाल आ जाता है काफी बार। राजस्थान जन आधार योजना क्या है? 4 पॉइंट है इसके। पहला है फैक्ट, दूसरा है विशेषताएं, तीसरा है उपयोग और चौथा है संरचनात्मक ढांचा। फैक्ट में देखो, इसकी घोषणा कब की थी? बजट 2019-20। देखो 2014 से लेकर 2018 मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत ने अपना पहला बजट पेश किया था 2019-20 का। तो पहले पहले बजट के अंदर ही उसने घोषणा की थी और इन्होंने शायद शपथ ली थी 2018 के अंदर। 18 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी किसने? अशोक गहलोत ने। तो इसका 1 साल का पूरा हुआ 18 दिसंबर 2019। तो इन्होंने अपने 1 साल की एनिवर्सरी पर इस योजना को लॉन्च किया और बहुत सारी नीतियां लॉन्च की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको सौर ऊर्जा नीति, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। याद उनकी भी तारीख कौन सी थी? सब लगभग जो महत्वपूर्ण काम इसी के आसपास हुए। जैसे एक मैंने योजना बताई थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, कब शुरू की थी? वो थी 13 दिसंबर, थी ना, आसपास में 2019 में। ठीक है, चलो 5 अप्रैल 2022 को राज्य के जन आधार कार्ड राशन कार्ड में घोषित किया गया और 31 मार्च 2024 तक राजस्थान की 97% जनसंख्या अभी तक इसमें शामिल है। कितने परसेंट? 97। ये 31 मार्च तक का डेटा है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा मार्च तक है और अप्रैल से क्या है? बजट। तो 31 मार्च तक राजस्थान की 97% जनसंख्या को इसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है, फिर अगली बात, इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन। सुनो, भारत सरकार ने जन आधार कार्ड को परिवार व उसके सदस्यों की पहचान व पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। मतलब ये हो गया कि अगर आप कभी एग्जाम हॉल में जाएं, मेरा क्या हुआ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं इंटरव्यू देने गया था, तो इंटरव्यू में आधार कार्ड चेक करता है कि आप वास्तव में वही व्यक्ति हो कि नहीं हो। तो आधार कार्ड चेक किया। आधार कार्ड मेरे क्या समस्या हो गई थी कि मेरी जो फोटो थी ना, वो 10 साल पुरानी थी। 10 साल के, मैं जब 10 साल का था तब मैंने आधार कार्ड बनवाया था। मैंने उसके अंदर फोटो अपडेट की नहीं। अब फोटो अपडेट नहीं की, बाकी तो मेरे सब डॉक्यूमेंट पक्के थे। डॉक्यूमेंट में फोटो अपलोड नहीं की तो उन्होंने मुझे गेट पर ही रोक दिया कि आपको जाने नहीं देंगे, इसके अंदर फोटो अपडेट करानी पड़ेगी। अब मैंने कहा अब तो फोटो कहाँ से अपडेट करूँ मैं? मेरा 1 घंटे बाद तो इंटरव्यू है, 1 घंटे के अंदर फोटो कैसे अपडेट करूँ? तो बोले कि आप ऐसा करो, आप अपना खुद का दूसरा कोई पहचान पत्र है तो वो मंगा दो। मैंने कहा दूसरा पहचान पत्र मेरे पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बना हुआ था 2012 के आसपास का। तो 2012 के अंदर भी फोटो तो वो कि मैंने वो मंगाई, लेकिन फोटो इसमें भी आप बच्चे ही लग रहे हो। तो मैंने कहा दूसरा मंगा दिया कि और कोई पहचान पत्र हो तो वो मंगा दो। तो मैंने कहा कि और तो क्या पहचान पत्र होता है? ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट भी मेरा लगभग 2015 के आसपास का है, लेकिन पासपोर्ट की वो फोटो थी नहीं मेरे पास, और ड्राइविंग लाइसेंस की थी, आधार कार्ड की थी। तो मैंने कहा अब और तो दिमाग में एक चीज़ और आई। मैंने कहा जन आधार कार्ड अभी अभी बनवाया है, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी 2019 में, लगभग 2020-21 के आसपास हमने जन आधार कार्ड बनवाया था। तो कि हाँ जन आधार कार्ड की फ़ोटो चल जाएगी। मैंने घर से फ़ोन किया, जन आधार कार्ड की फ़ोटो भेजी, तो उसमें उन्होंने मैच कर लिया कि भाई हाँ ये व्यक्ति है, उस परिवार का सदस्य है। तब मेरे को फिर एंट्री मिली। तो आप जन आधार कार्ड को भी आप पहचान पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता दे सकते हो। या फिर काफ़ी बार क्या होता है कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आप जब नौकरी में लगोगे ना, तब आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके अंदर आपसे मांगते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसके बन रखा है कोई दिक्कत नहीं। जब जिसके नहीं बन रखा होता ना, तो साथ में आप लोगों को एक आधा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है जिससे पता चलता है कि आप लोग राजस्थान के मूल निवासी। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की फोटो लगाओ, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जन आधार कार्ड की भी फोटो लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हो। राज्य के सभी निवासी जन आधार पंजीयन हेतु पात्र है जो राजस्थान में रहते हैं। नामांकित परिवार 10 अंकीय पहचान पत्र, मतलब मैंने बताया परिवार पहचान संख्या कितने अंकों की होगी? 10 अंकों की। मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की कितने अंकों की पहचान संख्या होगी? 11। मतलब 2 तरह के पहचान पत्र है, एक तरह का व्यक्तिगत है और दूसरा पारिवारिक है।
परिवार पहचान संख्या पूरे परिवार की एक ही होगी, कितने अंकों की? 10 अंकों की। और व्यक्तिगत पहचान संख्या अगर परिवार में 15 मेंबर है तो 15 की अलग अलग होगी, और वह कितने अंकों की होगी? 11 अंकों की। ठीक है। फिर मुखिया की बात लिख रखी है कि परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला। मैंने बताया मुखिया कौन होगी? 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला। 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला नहीं होने पर 21 वर्ष से उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। मतलब मैंने बताया वर्ड आया तो शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो महिला कहाँ से लेके आए? तो 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की महिला नहीं है तो फिर वो पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से उससे ज्यादा है वो उसकी महिला, मतलब ये पुरुष, वो पुरुष परिवार का मुखिया हो। बात समझ में आ गई? ये इसकी विशेषता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। सभी महिला मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य। तो ये बैंक खाता मैंने आपको एक बार फायदा बताया था, एक बार मैंने सवाल क्लास के अंदर पूछा भी था कि महिला को मुखिया क्यों रखते हैं। महिला को मुखिया इस वजह से रखते हैं क्योंकि सब्सिडी है, कोई अनुदान है, इन सब का पैसा सीधा का सीधा किसके खाते में आएगा? तो एक तरह से महिला को आर्थिक रूप से आपने सशक्त कर दिया। ठीक है, तो बैंक खाता होना अनिवार्य क्योंकि परिवार के समस्त नकद लाभ केवल महिला बैंक खाता में स्थानांतरित कर लिए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता व पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, ये लाइन ध्यान रखना, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। क्योंकि आजकल सरकार वन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन बताया ना, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के तहत आया था जीएसटी। मैंने आपको बताया था कितने तरह के टैक्स है? 4। कौन कौन से? 5, 12, 18, 28। तो वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी आया। वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट योजना भी वन प्रोडक्ट योजना भी चल रही है, जिसके तहत अपन एक जिले की एक उत्पाद को चयन करते हैं और उसको अपन एक्सपोर्ट के लायक बनाएंगे, ये भी योजना चल रही है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। अगला पॉइंट लिखा है, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद व गैर नकद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देश्य डेटाबेस। डेटाबेस हो गया ना पूरा का पूरा, आपका पूरा का पूरा डेटा किसके पास है? सरकार के पास। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगली बात करते हैं संस्थागत ढांचे की। ये उपयोग मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके। यह है संस्थागत ढांचा, देखो दिख रहा है आपको, ई मित्र के प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना धारा पे, दिख रहा है स्पष्ट? नहीं दिख रहा? देखो मैं आपको बताता हूं, ये सुनो मैं बोल रहा हूं, ये उपखंड ब्लॉक स्तर पर है। ठीक है, उपखंड अधिकारी, फिर लिखा है जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ये तो है, ये जिला स्तर पर हो गया। फिर आ जाएगा राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, ये मैं चलो आपको बाद में हाथ से लिख के बता दूंगा, फिर तो नहीं दिख रहा है तो ये यहां से लिखना शुरू करो पहले, राजस्थान जन आधार योजना। ये है ना, ध्यान रखना, ये मेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, आपको 4 पॉइंटों के अंदर अलग अलग लिखना पड़ेगा। फैक्ट, विशेषताएं, उपयोग और संरचनात्मक ढांचा। ये तारीखें हैं कुछ, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तारीख एक ही है, कौन सी? 18 दिसंबर 2019।
चलो अभी तक मैंने आपको बताया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। अगर इसके अंदर पूछे कि राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कौन कौन से काम किए गए, अभी तक जो आपने पढ़ा उस आधार पर आपको कौन कौन से काम बताओगे? पहला काम बताओगे जन सूचना पोर्टल, मतलब राजस्थान सरकार द्वारा आरटीआई 2005 के तहत सूचनाएं पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल को शुरू किया गया। इसके तहत 117 विभागों की लगभग 350 योजनाओं की विस्तृत जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। बात समझ में आ गई? एक तो जन सूचना पोर्टल बताया, दूसरा आप लोग क्या लिखोगे? राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? यह एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है जहां पर परिवादी सीधा शिकायत कर सकता है, और इसके तहत टोल फ्री नंबर क्या था? 181। ये दूसरा काम आपको ध्यान रखना। तीसरा मैंने आपको बताया फाइबर टू होम। इसमें क्या है कि इसके साथ बीएसएनएल के साथ समझौता किया अपन ने। किसके साथ किया था? बीएसएनएल के साथ। संकल्प के लिए अपने किसके साथ समझौता किया था? विश्व बैंक। संकल्प की फुल फॉर्म आप में से किसको याद है? संकल्प की फुल फॉर्म बताइए। प्रमोशन, ये संकल्प के लिए अपने समझौता किया था वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। और अपन ने फाइबर टू होम के लिए समझौता किया बीएसएनएल के साथ। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भाई प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, सरकारी कार्यालयों में, राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ये नेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना। बात समझ में आ गई? उसके बाद और क्या पढ़ा अपन ने? जनसंपर्क के बाद, सूचना पोर्टल के बाद और अपन ने क्या पढ़ा? GWMS पढ़ा। GWMS कौन से कार्यों की निगरानी करने के लिए बनेगा? PWD, कि जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सब पर कार्यों की निगरानी रखने के लिए अपन ने एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम है GWMS। फिर अपन ने बात की जनाधार की। तो जनाधार कार्ड अभी तक पूछे कि राजस्थान की कितने % जनसंख्या पंजीकृत है? 97। शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 इसको शुरुआत हुई। जो विशेषताएं थी, विशेषताएं मैंने आपको बता दी। विशेषता क्या है कि जितना भी नकद लाभ होगा या गैर नकद लाभ होगा वो सारा का सारा महिला मुखिया के खाते में ट्रांसफर होगा। जो जनाधार कार्ड है ये दो तरह से काम करेगा। एक तो परिवार पहचान संख्या भी है, एक व्यक्तिगत पहचान संख्या भी है। परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की है, व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की है। जो मुखिया होगी परिवार की वह महिला होगी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी। महिला नहीं होने की स्थिति में जो पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से उससे ज्यादा है वह क्या होगा? परिवार का मुखिया होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जितने भी योजना चल रही है, जितने भी सब्सिडी दी जा रही है, उसका लाभ सीधा महिला मुखिया के खाते में ट्रांसफर होगा। अगर महिला को मुखिया बनाना तो उसका एक चालू सेविंग खाता होना बहुत आवश्यक है। तो बस ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घोषणा कौन से बजट में हुई थी? 2019-20 में। लागू कब किया गया? 18 दिसंबर 2019। और आज मार्च 2024 तक लगभग राजस्थान की 97% जनसंख्या इसमें पंजीकृत है, ठीक है। चलो अगली बात लिखो इसमें।
हो गया। चलो आगे बात करें। देखो कितने पॉइंट की बात की थी अपन ने, 4 पॉइंट की। पहला पॉइंट फैक्ट बता दिया। फैक्ट में क्या ध्यान रखना है, कौन से बजट में घोषणा हुई, 19-20। लागू कब हुआ, 18 दिसंबर 2019। अब तक कितने निवासी पंजीकृत है, 97%। ठीक है, ये तो हो गया फैक्ट। विशेषताओं में क्या बात की, विशेषताओं में बात की, पहली बात तो अपने ये बात की कि भारत सरकार ने इसे राजस्थान के समस्त परिवार और सदस्यों की पहचान व पते के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। दूसरी बात की कि राज्य के सभी निवासी इसके अंदर पंजीकृत हो सकते हैं। तीसरी बात की कि परिवार पहचान संख्या 10 अंकों का, व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों का। ठीक है, और मुखिया के बारे में बात की कि मुखिया कौन होगी, 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला, महिला नहीं है तो पुरुष। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, उपयोग। अब मैं उपयोग की बात करता हूं, लेकिन उससे पहले ये और भी दे रखे हैं आपकी विशेषताएं, फिर उपयोग है, लिखो।
लिख दिया। ये विशेषताएं पूरी कर ली। विशेषताओं में किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ। एक बात मुझे बताओ कि यहां पर मैंने लिखा है कि नकद और गैर नकद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देश्य डेटाबेस। नकद का मतलब तो समझ में आ गया कि अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है या कोई पैसा मिल रहा है तो सीधे के सीधे महिला के खाते में जाएगा। गैर नकद के लिए ये कैसे होता है? योजना का लाभ जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना, वहां पर जन आधार कार्ड दिखा के खाना देंगे? नहीं। गैर नकद का मतलब सही बोला, चिरंजीवी योजना। जैसे चिरंजीवी योजना के अंदर आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता ना। तो अगर उस योजना का फायदा अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जन आधार कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जहां पर पैसा है वहां पर तो ये योजना इस्तेमाल होगी, जहां पर पैसा नहीं मिल रहा, कोई योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे एक मैं आपको योजना बताऊं कि अशोक गहलोत की सरकार ने लास्ट टाइम जाते जाते महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे थे ना। तो पैसा दिया गया आपको? नहीं, स्मार्टफोन दिए। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको आपके पास कौन सा कार्ड होना चाहिए? जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड को देखकर फिर आपको इस योजना का फायदा दिया जाए। देखो एक बात है कि अशोक गहलोत की सरकार ने है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे मानो चाहे मत मानो। जैसे जब उससे पहले जब अशोक गहलोत की सरकार आई थी तब उन्होंने लैपटॉप दिए थे बच्चों को, जो 10वीं में जिसके अच्छे परसेंटेज थे उनको लैपटॉप दिए थे। तो सबसे पहले जो बच्चों को लैपटॉप या ये टैबलेट या इनको आप पता चला ना, वो अशोक गहलोत की सरकार में चला। और इस बार जाते जाते इन्होंने महिलाओं को क्या दे दिए? स्मार्टफोन। ठीक है, चलो तीसरा लिखो आप, उपयोग। सुनो, अब मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूं ये क्या है लिखे हुए उपयोग, उसके बाद लिखना। उपयोग पहला पहला क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। देखो इसको अपन क्या यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर समझना है। एक बार पहले समझो सब। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डीबीटी। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सुनो, पहले क्या होता था कि पहले सीधा खाते के अंदर पैसा नहीं आता था। जैसे पहले अभी एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है ना, 6,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 की 3 किस्तें आप लोगों को मिलेगी। पहले क्या होता था, केंद्र सरकार की कोई योजना पैसों की, उस केंद्र सरकार ने क्या किया कि पैसे दिए राज्य सरकार को कि ये किसानों के अंदर बांटना है। राज्य सरकार ने पैसा दिया जिला कलेक्टर को या जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर से पैसा गया पंचायत लेवल पर, पंचायत लेवल से पैसा गया ये पटवारियों के पास, ग्राम सेवकों के पास, और वहां से पैसा गया किसानों के पास। वहां ऊपर से सैंक्शन किए 6,000 रुपए, नीचे पहुंचते पहुंचते हो गए 600 रुपए। ये रियलिटी था, क्योंकि पैसा मेरे पास ही आया, मेरे पास कि किसान सम्मान निधि के पैसा, तो मैं इसको पूछता ही नहीं था। इसको देना था 6,000, मैंने अपने आप काट के 10% इसको उतना ही पकड़ाया, इतना ही पैसा आता है, ये मान गया इतना ही आता है। लेकिन अब क्या कर दिया? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सीधा पैसा प्रधानमंत्री मोदी एक क्लिक करेंगे, एक क्लिक से एक साथ खातों में पैसा, इसको अपन बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि जो सरकारी विद्यालय है वहां पर जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना चल रही है। उसके तहत कपड़ा मिलेगा आपको, सिलाई का 200 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर। अगर उसके खाते में ट्रांसफर नहीं करके टीचरों के माध्यम से अगर पैसा दिया होता ना, वो टीचर अपने खुद की यूनिफॉर्म सिला लेता। 200 रुपये ही नहीं, कहाँ है। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, या आजकल जो मुख्यमंत्री वो क्या करते हैं, एक तरह का समारोह करते हैं।
राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना का समारोह। तो पूरे राज्य के अंदर जितनी भी लिस्टें हैं, एक क्लिक करेंगे, क्लिक, सारा का सारा पैसा ट्रांसफर। इसको अपन बोलते हैं डीबीटी। बात समझ में आ गई? तो डीबीटी होगा वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण, क्योंकि पैसा किसके खाते में आएगा? महिला के। और मैंने क्या बोला, अगर किसी को भी उत्थान करना, उसके हाथ में क्या दे दो? पैसा। पैसा आते ही वो अपना चलना बोलना सीख जाएगा। और कोई मूर्ख है वो होशियार बन जाएगा। और जो कितना भी कोई होशियार है ना, उसके हाथ से तुम पैसा ले लो, वो आदमी मूर्ख बन जाएगा। तो पैसे से ही उत्थान किया जा सकता है। तो इस वजह से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़िया कदम। अगर आपको यूं सवाल पूछे कि राजस्थान जन आधार योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम है, स्पष्ट करो, तो क्या लिखोगे कि राजस्थान जन आधार योजना में परिवार की मुखिया 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला होती है, और इस ऐसी महिला मुखिया का बैंक में एक चालू खाता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समस्त नकदी लाभ उस महिला मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अतः यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। समझ में आ गई ना बात? दूसरा क्या लिखा है? दोहरे लाभ, फर्जी लाभार्थी, अपात्र लाभार्थी की समस्या से, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में मेरी बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हो गया, लेकिन अब चूंकि नंबर 1 है ना, उस नंबर से पता चल जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि अब ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार जब तक मिल रहा है तब तक लो। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन सिस्टम में जैसे ही आप एक बार किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर गया, दूसरी बार आप लोग एंटर करोगे ना, वो बता देगा कि इसको पहले से ट्रांसफर हो रखा है। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जैसे कोई भी दोहरा होने वाला है या दोहरा कोई पेमेंट हो गया, तो वो सब रिकवरी हो जाती है। तो ये इससे भी छुटकारा मिल गया। विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ एक साथ मिल जाएंगे आपको। व्यापक जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस जो परिवार के 60 से अधिक मापदंडों को कवर करता है। जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल जन्म मृत्यु विभाग को पंजीकृत करने के राज्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे राज्य वास्तविक समय पर जनगणना के लक्ष्यों को बढ़ने के सक्षम हो गया। देखो इसमें क्या किया, एक बात और, कि अगर कोई जन्म लेता है तो अपन कौन सा प्रमाण पत्र बनाते हैं? जन्म प्रमाण। किसी की मृत्यु होगी तो, और किसी का विवाह होगा तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो पोर्टल, ये जो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण बनता है, वह सांख्यिकी पोर्टल पर बनता है। अपन ने क्या किया, सांख्यिकी पोर्टल को इस जन आधार के साथ मैपिंग कर दी। अब इस राजस्थान के अंदर जितने बच्चे जन्म लेंगे उन सब का क्या बनेगा? जन्म प्रमाण पत्र। जितने लोग मरेंगे उनका क्या बनेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र। तो अपन को आज की तारीख में अभी वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या क्या है पता कर सकते हैं। जितने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए उसमें से आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्रों को माइनस कर दो, तो आपकी रियल टाइम राजस्थान की जो जनसंख्या है उसके बारे में अपन यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका उपयोग है। मेन उपयोग तो देखो 4 है। एक ये वाला मेन उपयोग है, दूसरा वाला ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, ये मेन 4 उपयोग आप लोगों को लिखना। 5 नंबर पर इस उपयोग को लिख देना। सबसे बड़ा उपयोग क्या है? महिला सशक्तिकरण, क्योंकि सरकार इस क्षेत्र में ही काम कर रही है। अभी बाड़मेर के अंदर भी एक कार्यक्रम चल रहा है, मरु उड़ान कार्यक्रम, जिसके तहत महिलाओं के साथ संवाद हो रहे हैं, उनको ड्राइविंग सिखाई जा रही है। क्योंकि देखो महिलाओं को स्वतंत्र 2 चीजों ने किया है, एक तो फोन और एक स्कूटी। ईमानदारी से, अगर फोन नहीं होता या स्कूटी नहीं है तो महिला घर के अंदर कैद है। अगर उनके हाथ में स्कूटी है ना तो वो बाढ़ में नाप सकते हैं, और अगर स्कूटी नहीं है तुम कह दो कि यूं पैदल, हाँ मैं पागल थोड़ी हूं। तो इन 2 चीजों ने ही महिलाओं को स्वतंत्र किया है। और कभी कोई समस्या हो जाए तो फट फोन के, स्कूटी में पेट्रोल खत्म, नहीं तो स्कूटी कौन खींच के लेके जाए, नहीं तो अपना घरड़ान करम फूटा घरड़ा आप फ्री। सही है कि नहीं है? तो 2 चीजों ने स्वतंत्र किया है। तो ये इन चीजों पर सरकार बहुत खास ध्यान दे रही है। अब इन उपयोग है, इन उपयोगों को लिख लो आप लोग, फिर अपन आगे संरचना की बात करेंगे।
क्या हो गया आपकी? दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है तो आप आगे आ जाओ। स्लाइड को नीचे करूं कि ऊपर करूं? नीचे करूं। अब तो यूं दुख क्यों पा रहे हो? बोल देते मुंह से। मैं आपको है ना आगे बताऊंगा कि सरकार ने डीबीटी के लिए एक समिति बनाई है, और वह समिति जो बनाई है ना, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? हाँ, उसकी अध्यक्षता में एक समिति और बनाई है डीबीटी के लिए। राजीविका का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। बीआईपी का मुख्य सचिव, बीआईपी का मुख्य सचिव होगा। ठीक है, इसका डीबीटी का जो अध्यक्ष होगा वह भी कौन होगा? मुख्य सचिव। क्या हुआ? कोई सवाल है? आज अभी घर से कॉफी क्लास से फ्री होने के बाद है ना, एक टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक में जितनी बातें अगर आपको नेट पे मिलती है ना, ये अखबारों के अंदर मिलती है, उन सब बातों को इकट्ठा करके एक पेज पर लिख के लेंगे आना। और टॉपिक का नाम है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। क्या क्या चीजें? हाँ, अखबार के अंदर आया था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस के अंदर सवाल आ जाएंगे यहाँ से। इस टॉपिक को कॉपी के अंदर लिख के लेकर आना, जितनी बातें आपको मिले अखबारों से, सोशल मीडिया से। चलो, आपने आरबीआई पढ़ा था कभी? आरबीआई, आरबीआई पढ़ा कभी आप लोगों ने? या कहीं जिक्र आया आरबीआई का? अभी तक नहीं आया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तारीख? हाँ, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल है ना, कौन सा दिवस होता है? हाँ, आरबीआई अपन को क्या बनाती है? मूर्ख। ठीक है, तो याद रख लेना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। दूसरा सवाल आरबीआई के बारे में पूछता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1949। ठीक है, कुर्सी पे बैठो। चलो पहले लिखो आप पहले।
चलो हो गया। चलो अब एक सवाल लिखो, उसके बारे में ना कल जितना अगर आपको ज्ञान मिले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। मेन बात है ना, आपको 6-7 लिख के लेके आनी है। जैसे 1-2 बातें मैं आपको बता देता हूं किस तरह से लिख के लेके आना है। पहला तो इसका आयोजन, आयोजन कब हुआ, फिर कहाँ हुआ। तीसरी बात आ सकती है इसके आयोजन का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। कितने करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, कितने करोड़ रुपए के एमओयू। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कितने के हुए, कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से क्षेत्रों में निवेश आने की संभावना है, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर निवेश किया जाएगा, निवेश है ना। इन सब बातों पर अगर आप ये क्षेत्र या निवेश के क्षेत्र पढ़ोगे ना आप लोग, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे सौर ऊर्जा का क्षेत्र, पवन ऊर्जा का क्षेत्र, मेडिकल, या ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर राजस्थान के अंदर क्या आ सकता है, निवेश आ सकता है। तो वो क्षेत्र सब लिख के लेके आना, ठीक है। आपको ये भविष्य में मेंस का पेपर लिखने के लिए बहुत फायदेमंद करेगा, ठीक है। और ये ऐसा कैसा सवाल आ सकता है क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पर ये इन्वेस्टमेंट सबमिट करवाया है हैंडीक्राफ्ट को, क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। आप अखबार पढ़ोगे ना, अखबार के अंदर आप लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ोगे तो आपको यूं लगेगा जैसे आर्थिक समीक्षा पढ़ रहा हूँ, पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा। आज के अखबार के अंदर था कि 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 52 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, वो अखबार ने लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखी हुई है, आप लोग देखना कि ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक नीति और है चर्चा में, एम सैंड। ये एम सैंड नीति मैं आपको आगे बताऊंगा ये नीति क्या होती है, ठीक है। एम सैंड क्या होती है देखो, बजरी का नाम सुना आप लोगों ने, बजरी माफिया होते हैं, ये बजरी का अवैध खनन करते हैं। तो बजरी का अवैध खनन करते हैं तो इस वजह से इन्होंने एक नीति शुरू की, इस नीति का नाम है एम सैंड नीति। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग अखबार से, नेट पर सर्च करोगे ना, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको करंट में क्या बताई भैया आज, आरबीआई। आरबीआई मतलब होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949, इस तारीख को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई के अगर पूछे कि 26वें गवर्नर बने कौन, संजय मल्होत्रा, बीकानेर के हैं, ठीक है। ये आरबीआई 2 रेट संचालित करता है, एक तो करता है रेपो रेट और एक करता है रिवर्स रेपो रेट। एक करता है रेपो रेट और एक करता है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों रेट है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर के अंदर है ना सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। आपको पता है महंगाई, ये सब चीजें कंट्रोल करने का काम किसका है?
आरबीआई का। अपन के दिमाग में ये भी आता है कि यार आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन धड़ा सब नोट छाप क्यों नहीं लेती, और छाप छाप कर सबको 2-2 लाख पकड़ा दे। हो सकता है ना। तो इन सब सवालों का जवाब इसके अंदर है, रेपो रेट के अंदर और रिवर्स रेपो रेट के अंदर। आप सोचो कि अगर 2 लाख रुपए आपको पकड़ा देगी तो 2 लाख रुपए अगर इसके पास आ गए, इसके पास आ गए, तो कोई काम धंधे पर जाएगा। इस वजह से ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई की पॉलिसियां हैं। आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तब इसको अंदर पढ़ते हैं आरबीआई। और एक पेपर के अंदर प्री के अंदर सवाल आ रखा है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यंग हिल्टन, बहुत बढ़िया। कौन सी समिति है? यंग हिल्टन। ये प्री के अंदर सवाल आ रखा है, इस समिति की सिफारिश पर की थी। ठीक है, पढ़कर लेके आना। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला ज्यादा खराब है, 2 दिन से खराब ही था, लेकिन आज ज्यादा खराब हो गया। कल मैं कंटिन्यू करूँ।